Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. जीशुआन के हेल से निकलने के बाद जियांग वुशियान ने न सिर्फ अपनी बल्कि जिंगलिंग की भी आइडेंटिटी चेंज की। खुद का नाम विंग और जिंगलिंग का नाम युआन रखकर वो फिर से इस दुनिया में जीने लगे, एक छोटे से विलेज में, जहाँ विंग टीचर का वर्क करके युआन के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रहा था। पर उनकी लाइफ में ये पीस ज़्यादा दिन तक रहा नहीं, क्योंकि जिन जीशुआन को न जाने कैसे एक दिन युआन का पता लग गया। हाँ, उसे पहले युआन मिला। जीशुआन ने युआन को अपने पास रखा और युआन से विंग के कांटेक्ट नंबर को लिया। ऑब्वियसली विंग एक समझदार बच्चा था, तो वो अपने बच्चे को भी समझदार और इंटेलिजेंट तो बनाता ही। विंग ने युआन को अपना एड्रेस और नंबर बहुत पहले ही याद करवा के रखा था, ताकि इमरजेंसी में युआन विंग तक पहुंच सके या उसे कांटेक्ट कर सके। और युआन ने जब जीशुआन को विंग का कांटेक्ट नंबर दिया तो जीशुआन ने विंग को कांटेक्ट किया। विंग जिसे जैसे ही पता चला कि युआन जीशुआन के कांटेक्ट में आ चुका है, इनफैक्ट वो जीशुआन के पास है, विंग पूरी तरीके से डर गया। वो अब तक जो कुछ भी कर रहा था, भाग रहा था, बच रहा था, वो सब युआन की वजह से ही तो कर रहा था। और जब उसी पर खतरा था तो विंग मजबूर हो गया और ना चाहते हुए भी एक बार फिर उसके कदम उसी हेल की तरफ बढ़ने लगे। विंग जब वहां पहुंचा तब युआन, जिसे जीशुआन ने और उसकी गर्लफ्रेंड ने बांध के रखा था, उस छोटे से बच्चे के दोनों हाथों पैरों को टाइटली रस्सी से बांधकर उसे जमीन पर यूं ही फेंक दिया गया था और वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। विंग जो बिल्कुल मजबूर हो चुका था, वही जीशुआन जिसके फेस पर विनिंग स्माइल थी, क्योंकि उसे बहुत वक्त लगा था इन दोनों को पकड़ने में। विंग युआन को लेकर भाग तो गया, पर उसके बाद जीशुआन को बहुत बड़ी रियलिटीज पता चली। जैसे फर्स्ट, जिस बिजनेस को वो अपना क्लेम करना चाहता था, वो बिजनेस उसका था ही नहीं। जिन गुआंगशांग ने बहुत पहले ही, मतलब जब उन्हें यानली के प्रेगनेंसी का पता चला था, तभी वो सारा बिजनेस यानली के और बाद में उसके बच्चे के नाम पर कर दिया था, जिस वजह से फिलहाल पूरा जिन कॉरपोरेशन और पूरी जिन प्रॉपर्टी सिर्फ युआन के नाम पर थी। और उससे भी शॉकिंग न्यूज़ उसे ये मिली थी कि जब विंग ने जीशुआन से शादी की, तब भी उसने धोखे से जीशुआन से युआन के कस्टडी पेपर्स पर भी साइन करवा लिया था, जिस वजह से फिलहाल लीगली जिंगलिंग की कस्टडी जियांग वुशियान के पास थी और जिंगलिंग के नाम पे जिन्स का सारा अंपायर, मतलब अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो सारा बिजनेस प्रॉपर्टीज फिलहाल विंग के कंट्रोल में थी, क्योंकि जिंगलिंग की कस्टडी विंग के पास थी। और जीशुआन अपने इतने बड़े अंपायर को इतनी आसानी से कैसे किसी और का होने दे सकता था। इनफैक्ट अब उसे जियांग्स का बिजनेस भी चाहिए था, जो ऑब्वियसली जियांग फैंगमियान के बाद विंग के पास जा चुका था। विंग को बिजनेस और पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस युआन और अपनी लाइफ चाहता था। पर जीशुआन विंग से जिंगलिंग की कस्टडी चाहता था और साथ ही अब उसे चाहिए थी विंग की जान भी। जीशुआन का प्लान था कि वो युआन को अपने पास रख के विंग को मार देगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो उससे भी ज्यादा ईवल थी, उसने एक प्लान जीशुआन को बताया। क्यों ना विंग को दुनिया की नजर में मारकर जीशुआन अपने ही पास कैद रखे, क्योंकि विंग एक सोने की अंडे देता मुर्गी है जो बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है। विंग के मौत की खबर से अपने आप जियांग्स का सारा बिजनेस जिन जीशुआन के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जियांग्स का सन इन लॉ था। वही दूसरी तरफ युआन की कस्टडी अपने आप ही विंग के मौत की खबर से फिर से जीशुआन के पास आ जाएगी। वो विंग को कैद रखेंगे और जिंगलिंग को भी। और जब वो 18 साल का पूरा होगा तब जीशुआन जिंगलिंग को मार देगा। जब तक विंग बिजनेस संभालेगा तब तक ठीक, नहीं संभाला तो उसे भी वो रास्ते से हटा देंगे। इस बात से ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और किसी को उनका सच पता भी नहीं चलेगा। जीशुआन को अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत ज्यादा नाज हुआ ये प्लान सुनकर, तो उसने उसी को फॉलो किया। युआन को उसने ढूंढकर
अपने आदमियों थ्रू किडनैप कर लिया और उसके सपोर्ट से विंग को अपने सामने बुलाया। उस दिन जिशुआन ने विंग को और युआन को कुछ भी नहीं किया। विंग जब मैंशन पहुंचा उसके पास, तब जिशुआन ने उसे बस 2-3 थप्पड़ मारे और बाद में उन दोनों को एक रूम में लॉक कर दिया। उसके बाद एक नकली डेड बॉडी और विंग के मौत का नाटक किया। सबको ये दिखाया कि विंग ने अपनी फैमिली के गम में सुसाइड कर लिया क्योंकि वो बहुत दिनों से डिप्रेशन में था। वही दुनिया के लिए विंग का चैप्टर मतलब जियांग वूशियान का चैप्टर क्लोज करके जिशुआन विंग के पास आया। पूरे 2 दिन बाद 2 दिन तक उसने युआन और विंग को अपने पास ही कैद रखा हुआ था और तीसरे दिन जब वो आया तब उसके पास एक पेपर था। विंग जो युआन को हक किए उस रूम में उसे कंसोल कर रहा था, पिछले 2 दिनों से उसे डरने के लिए मना कर रहा था, साथ ही उसे संभाल रहा था। जैसे ही जिशुआन वहां पहुंचा, विंग ने युआन को प्रोटेक्टिवली अपने पीछे हाइड कर लिया। जिशुआन ने विंग के ऊपर एक फाइल थ्रो की। उस फाइल में जो पेपर था, जब विंग ने उसे पढ़ा वो शॉक हो गया और जिशुआन की तरफ देखने लगा क्योंकि ऑब्वियसली वो कस्टडी पेपर था। विंग को तो नहीं पता था ना कि जिशुआन ने बाहर उसकी मौत का नाटक किया है और दुनिया के लिए उसे मार डाला है। जिशुआन ये बात विंग को पता भी नहीं लगने दे सकता था क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले की ही तरह विंग फिर से युआन को लेकर भागने की कोशिश करता और इस बार तो वो दुनिया के लिए मर चुका है, इसलिए न्यू आइडेंटिटी के साथ जीना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा रीजन ये भी था कि विंग जिसके मन में हमेशा युआन के सेफ्टी को लेकर डर रहे। जिशुआन विंग को इतना डराना चाहता था कि कभी भी विंग फिर से ये गलती करे ही ना। विंग ने एज यूजुअल उन पेपर्स को पढ़ते ही उन्हें साइन करने से डिनाई कर दिया। तब जिशुआन विंग के पास गया। उसने युआन को विंग से अलग किया और युआन को एक अंधेरे रूम में बंद कर दिया। उस दिन जिशुआन ने विंग को बहुत मारा। जिशुआन जिसकी वेस्ट बेल्ट के अटैक से विंग बिल्कुल बच नहीं पा रहा था और वो बेहोश हो गया। उसके बाद जिशुआन उस रूम से बाहर आ गया। दूसरे दिन उसने युआन को विंग के सामने लाया। उस अंधेरे रूम से निकालकर युआन को घसीटते हुए कुछ लोग विंग के सामने लेके गए। विंग जो होश में आ चुका था और युआन को अपने सामने देख रहा था। जिशुआन ने इस बार विंग के सामने एक शर्त रखी कि अगर विंग शांति से कस्टडी पेपर पर साइन नहीं करेगा तो जिशुआन विंग को मार डालेगा। विंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने सीधा मरना एक्सेप्ट किया पर साइन करना नहीं। तो जिशुआन ने एक शर्त रखी, ठीक है युआन की कस्टडी विंग के ही नाम पर रहेगी पर विंग को खुद की कस्टडी जिशुआन के पास देनी होगी। मतलब जिशुआन का विंग एक फालतू कुत्ता बनेगा, जस्ट लाइक स्लेव, और जिशुआन के सारे ऑर्डर्स को मानेगा। अगर विंग ऐसा करता है तो जिशुआन लाइफ टाइम तक जिंगलिंग की कस्टडी जियांग वूशियान के ही नाम पर रखेगा। पर ऑब्वियसली विंग ये नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वो ऐसा करता, खुद की लाइफ अगर वो जिशुआन के नाम पर कर देता तो युआन को वो इस हेल से कभी नहीं निकाल पाता। इसीलिए विंग ने उसे भी डिनाई कर दिया। जिशुआन जिसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने विंग को उसके हेड से ग्रैब करके घसीटते हुए बाहर ग्राउंड में फेंक दिया। युआन जो मतलब जिंगलिंग जो मना कर रहा था अपने डैड को, ऑब्वियसली उसे पता था कि जिन जुशुआन उसके डैड है और जियांग वूशियान को वो अपना मॉम समझता था। छोटा बच्चा था वो, उसे क्या ही ये सारी चीज़ें समझ में आती। तो उसने बचपन से ही विंग को अपने पास देखा तो उसे मॉम मान लिया और जिशुआन उसका डैड है ये बात उसे पता थी और ये बात खुद जिशुआन ने उसे बताई थी। खैर, विंग को ग्राउंड में फेंकने के बाद जिशुआन को पता था कि विंग डॉग से बहुत ज़्यादा डरता है, इसलिए जिशुआन ने विंग को डॉग से डराने की कोशिश की ताकि वो पेपर्स को साइन कर दे और उस स्लेव एग्रीमेंट के तहत उसका स्लेव बन जाए। पर विंग ने फिर भी नहीं माना, वो डिनाई कर रहा था। तो जिशुआन ने विंग के ऊपर डॉग्स को छोड़ दिया। युआन बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था, पर उसे गार्ड्स ने पकड़ के रखा था क्योंकि जिशुआन जिंगलिंग को हर्ट नहीं कर सकता था। उसकी उसे ज़रूरत थी प्रॉपर्टी की वजह से, तो वो विंग को हर्ट कर रहा था।
डॉग्स से बचते हुए विंग पूरे मेंशन में भाग रहा था, पर जीशुआन जो ऊपर खड़ा होकर विंग की इस हालत पर हंस रहा था और साइड में खड़ी थी उसकी गर्लफ्रेंड सीसी। विंग जिसे उन डॉग्स ने काट टक लिया था, पर फिर भी उसने नहीं मानी हार, और एक वक्त पर आकर जब जीशुआन को लगा कि अब विंग मर सकता है, तो उसने उस डॉग्स को उसके ऊपर से हटा दिया, क्योंकि वो विंग को भी मारना नहीं चाहता था, क्योंकि विंग तो उसका फ्री फोकट का स्लेव बनने वाला था। विंग जो बहुत ज़्यादा डर चुका था और उसी डर की वजह से वो बेहोश हो चुका था। साथ ही उसे हाथों पर और पैरों पर डॉग्स ने बाइट भी कर लिया था, जिन जीशुआन ने उसे फिर से वैसे ही अनकॉन्शियसली अपने आदमियों थ्रू एक रूम में लॉक करवा दिया और युवान को विंग से दूर ही रखा। नेक्स्ट डे जब विंग को होश आया, तब फिर से वही कॉन्ट्रैक्ट और वही साइनिंग की फोर्स। विंग नहीं माना तो जीशुआन ने युवान के सामने विंग को अपने आदमियों से बहुत पिटवाया, पर फिर भी विंग नहीं माना। जीशुआन जो फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि विंग बहुत स्टबन था, तो उसने एक ट्रिक खेली। उसने इस बार विंग को छोड़ा और युवान पर अटैक करने की कोशिश की, जिसे बचाने के लिए ऑब्वियसली विंग बीच में आ गया। युवान को तो कुछ नहीं हुआ, पर विंग फिर से बहुत ज़्यादा घायल हो चुका। विंग में जान भी नहीं बची थी, फिर भी वो जिंगलिंग के लिए खड़ा था। विंग ने ऑलरेडी जीशुआन का एक बहुत क्रूअल साइड देख लिया था, इसलिए जब जीशुआन युवान को मारने की धमकी देने लगा, तब विंग बिल्कुल मजबूर हो गया। उसने जीशुआन के सामने घुटने टेक दिया, हाथ जोड़े, उससे रिक्वेस्ट की, इनफैक्ट बेग की कि वो युवान को छोड़ दे, चाहे तो उसकी जान ले ले, पर एटलीस्ट युवान को छोड़ दे, वो छोटा बच्चा है। और उसने कुछ नहीं किया। जीशुआन को इस बात की तक फिक्र नहीं थी कि वो उसी का खून था। जीशुआन बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जिस वजह से उसे ना विंग पर तरस आया, ना युवान की मासूम शक्ल पर, जो अपने शियान के लिए बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, छटपटा रहा था। जीशुआन जिसने विंग और युवान को फिर से अलग कर दिया और विंग के हाथों पैरों में चेन्स डाल दी ताकि वो भाग ना पाए। विंग जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, उसकी पूरी बॉडी ब्लड से कवर थी और पूरी बॉडी पर बहुत सारी इंजरीज थी, पर फिर भी वो जीशुआन के सामने हार नहीं मान रहा था। जीशुआन जिसे बहुत गुस्सा आ गया था इस बात से, तो वो उस नाइट को बहुत ज़्यादा करके फिर से विंग के रूम में गया और इस बार उसने युवान को भी घसीटते हुए विंग के पास लाकर फेंक दिया। विंग जो युवान के वहां जाते ही युवान के पास आना चाहता था, पर जीशुआन ने उसके आर्म से उसे पकड़कर घसीटते हुए बेड पर थ्रो कर दिया। जीशुआन जिस पर उसका नशा सर चढ़ के बोल रहा था, तो उसने विंग को हिट करने के लिए विंग के करीब अपने कदम बढ़ाए, पर उसने जब विंग के फेस को देखा तो नशे में जीशुआन को विंग पर दिल आ गया। उसने शायद फर्स्ट टाइम विंग को बहुत करीब से और गौर से देखा था, तो उसकी नीयत खराब हो गई और उसने बिना ये सोचे कि उस रूम में युवान है, विंग के क्लोथ्स को फाड़ना स्टार्ट कर दिया। विंग जो इस बर्ताव से बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसलिए वो अपने हाथ पांव मारने लगा। ऑब्वियसली विंग स्ट्रांग था पहले, पर वो युवान की वजह से ही वीक हो रहा था, क्योंकि युवान उसकी मजबूरी बन चुका था। पर जब बात उसकी इज्जत पर आई, तो वो भी खुद को प्रोटेक्ट करने से तो पीछे नहीं हट सकता था। वो जीशुआन को मना कर रहा था, पर जीशुआन के इरादे विंग भी समझ चुका था और जीशुआन जो बहुत बुरी तरीके से विंग को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो विंग ने जीशुआन को गुस्से में थप्पड़ मार दिया और ये थप्पड़ उस पर ही बहुत महंगा गिरा। जब जीशुआन ने देखा कि विंग हद से ज़्यादा फोर्स ट्राई कर रहा है, तो वो ऑलरेडी नशे में था। गुस्से में उसने साइड लैंप उठाया और सीधा उससे विंग के हेड पर हिट कर दिया, जिससे विंग अनकॉन्शियस होकर सीधा बेड पर ही गिर गया। युवान ने जैसे ही ये देखा, वो अपने शियान के लिए बहुत ज़्यादा रोने लगा। जीशुआन जिसने खुद विंग को अनकॉन्शियस देखा, तो वो नशे में धुत था, तो वो वैसे ही बाहर रूम के चला गया। वही युवान को उसके आदमियों ने, मतलब जीशुआन के आदमियों ने छोड़ दिया था, क्योंकि बॉस बाहर चला गया तो वो क्या करते रूम में, तो वो भी बाहर चले गए। वही युवान जो विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर ऑब्वियसली सर पर चोट लगने की वजह से विंग पूरी तरीके से अपने सेंसेस में खो चुका था। युवान जिसने बहुत देर तक
विंग को जगाने की कोशिश की, पर एज यूजुअल विंग नहीं उठा। तो युआन ऑब्वियसली किसके पास जाता, जीशुआन के पास ही। वो जीशुआन के पास गया और उसने कहा कि विंग उठ नहीं रहा तो उसकी हेल्प कर दे। पर जीशुआन जो नशे में धुत था, उसने युआन को भी किक करके वहां से भगा दिया, ये बोलकर कि वो मरा नहीं होगा। युआन जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अपने शियान को लेकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। करीबन 6 से 7 घंटे बाद विंग ने अपनी कॉन्शियसनेस फिर से गेन की और उसने युआन को अपने पास रोते हुए देखा। विंग जो अब डर चुका था, क्योंकि अब जीशुआन सिर्फ उसे हर्ट नहीं करेगा बल्कि उसकी बॉडी के साथ भी खेलने की वो कोशिश करेगा। ये सोचते ही विंग की रूह कांप रही थी। विंग जो अब यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता था, इसीलिए जीशुआन ने ऑलरेडी उसे उन चेन्स से तो आज़ाद कर ही दिया था, क्योंकि उसने मारा ही विंग को इतना था कि विंग क्या ही भाग पाता, यही सोचकर। और साथ ही वो फोर्स करना चाहता था तो वो चेन्स बीच में आ रही थी, तो उसने नशे में ही उन चेन्स को खोल दिया था। और बाद में वो नशे में था तो उसने कुछ ध्यान भी नहीं दिया। तो विंग फिलहाल फ्री था, उसके पास युआन था। युआन को जीशुआन अलग रख रहा था विंग से, पर नशे की हालत में वो ये तक भूल गया कि विंग के पास युआन होने के बाद युआन और विंग वहाँ से भाग सकते हैं, क्योंकि विंग को युआन को ही तो प्रोटेक्ट करना था, इसलिए उसने वैसा ही किया। विंग ने खुद को संभाला बहुत मुश्किल से और वो वहाँ से जैसे तैसे करके जीशुआन के आदमियों की नज़रों से बचते बचाते युआन को लेकर वहाँ से भाग गया। युआन जो खुद बहुत रोया था, वो लगातार रोया था, बच्चा था वो, तो वो बेहोश हो गया था विंग की आर्म्स में ही। वही विंग जो युआन को अपनी गोद में लेकर बस भागे जा रहा था। जीशुआन विंग को मिडनाइट को होश आया था और तब से लेकर विंग बस भागे जा रहा था। जीशुआन को नेक्स्ट डे आफ्टरनून को होश आया, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। और जब उससे होश आया तब वो सबसे पहले विंग के पास गया, पर वहाँ विंग नहीं था। तब जाकर कहीं जीशुआन को समझ में आया कि विंग भाग चुका है। उसने अपने सारे आदमियों को उस जंगल में मैंशन के आसपास विंग को ढूंढने के लिए भेज दिया और वो खुद भी विंग को ढूंढने लगा। पर तब तक विंग बहुत आगे आ चुका था, क्योंकि लगभग वो पिछले 10 से 12 घंटे से भाग रहा था युआन को लेकर। वो एक पल भी नहीं रुक रहा था, पर यह जंगल बहुत बड़ा था और विंग बहुत घायल था, तो वो इतनी तेज युआन को लेकर भाग नहीं पा रहा था। साथ ही वो रुकने का रिस्क तो ले ही नहीं रहा था। खुद बहुत थका होने के बावजूद विंग युआन को लेकर भागते भागते उस जंगल के एक साइड तो आ ही चुका था, पर उसे एहसास हो चुका था कि शायद जीशुआन को पता चल चुका है, क्योंकि जंगल में आसपास उसने हलचल महसूस कर ली थी। यही रीज़न था कि वो युआन को लेकर कुछ देर के लिए एक बड़े से पेड़ के अंदर छुप गया, जहाँ अंदर थोड़ा स्पेस था। युआन बेहोश था तो विंग को फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वो बस नॉर्मली बेहोश है, डर चुका है, क्योंकि विंग को टॉर्चर करने के जुनून में जीशुआन इतना पागल हो चुका था कि उसने युआन को कुछ ज़्यादा हार्म किया नहीं था। इनफैक्ट उसने युआन को हार्म ही नहीं किया था। तो विंग समझ चुका था कि बस रोने की वजह से बच्चा बेहोश है, और फिलहाल ये बेनिफिशियल था, क्योंकि युआन अगर जगता तो विंग को टेंशन रहती। तो वो वैसे ही युआन को लेकर करीबन इवनिंग को, जब उसे महसूस हुआ था कि जंगल में आसपास हलचल हो रही है, तब वो छुपा था और वो नाइट में फिर से बाहर निकला, क्योंकि नाइट में अंधेरे की वजह से कुछ ज़्यादा क्लियर दिखता नहीं है। तो वो धीरे धीरे फिर से युआन को लेकर उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, और इसी के चलते वो जंगल के लगभग बाहर आ चुका था। पर घायल था वो, बच्चा था उसके पास, थका हुआ था वो, रात का वक्त था तो संभाल नहीं पाया खुद को, और एक पत्थर से पैर फिसलने की वजह से मेन रोड पर आकर सीधा लैंस की कार से हिट हो गया। और तब वो लैंस को मिला, और तब से वो यही रह रहा है और हमेशा खुद के फेस को मास्क से कवर करके रखता है और युआन को कहीं भी बाहर जाने नहीं देता, ताकि जीशुआन को उन दोनों की सच्चाई ना पता चले और जीशुआन युआन को हर्ट ना कर पाए। विंग को यहाँ आने के बाद बहुत सारी न्यूज़ पता चली, जिन्स के बारे में भी और जियांग्स के बारे में भी। जैसे जिन्स और जियांग्स अब दोनों को हैंडल जीशुआन करता है। साथ ही विंग मर चुका है, ये झूठी खबर जीशुआन ने हर तरफ फैला दी है। यही एक रीज़न था कि जियांग, वुशियान और जिंगलिंग
ये रियल नाम थे उनके और लैंस उन्हें विंग और युआन इन नामों से ढूंढ रहे थे, जिस वजह से लैंस के पास इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और उस जंगल में भी लैंस को इसीलिए कुछ नहीं मिला क्योंकि विंग लगातार 24 घंटों से युआन को लेकर भाग रहा था। तो वो उस मैंशन को बहुत पीछे छोड़ के आया था। वो लगभग जंगल के दूसरे साइड में पहुंच चुका था। तो इतना दूर लैंस ने ढूंढा ही नहीं क्योंकि ऑब्वियसली विंग जितना घायल था उस हिसाब से उन्हें लगा था कि विंग आसपास से ही कहीं भाग रहा होगा, पर वो बहुत दूर से भागता आ रहा था। विंग जिसने अपना सारा सच लैंस को फाइनली बता दिया था, उसे एहसास भी नहीं था कि सच बताते बताते कब वो वांगजी के करीब जाकर वांगजी के ही पास खुद को होल्ड करने के लिए बैठ चुका था। इनफैक्ट उसने वांगजी को हक करके रखा था क्योंकि वांगजी ही उसके सामने खड़ा था। वही वांगजी जिसे जब पूरी सच्चाई पता चली, खासकर उस इंसान का नाम, तब उसका खून खौल चुका था। वही सिचन और कुरैन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। विंग जो अपनी बात खत्म कर चुका था और वांगजी की बाहों में सिसक रहा था, वही वांगजी जो फ्लोर पर बैठा हुआ था और उसने विंग को पूरी तरीके से अपने लैप में बिठा लिया था। विंग को टाइटली कडल करके वांगजी विंग को अपनी बाहों में छुपा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड थी, साथ ही आंसुओं से भरी हुई थी क्योंकि इतना क्रूअल कोई कैसे हो सकता है और विंग उस पर क्या गुजरी होगी, कैसे उसने वो सब कुछ सहा। वांगजी जो ये इमेजिन तक करने के बारे में सोच नहीं सकता था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग के वो इंजर्ड, वो टॉर्चरिंग मार्क्स उसने भी तो देखे थे ना। विंग जिसने अपनी बात कंप्लीट की थी, अपने आप को संभालने के बाद उसने अपने हेड को वांगजी के चेस्ट से हटाया और ऊपर देखा। वांगजी का खुद का गुस्सा बढ़ा हुआ था, जिस वजह से उसने फिलहाल अपनी आईज टाइटली क्लोज करके रखी थी। वही सिचन और कुरैन, उनकी भी हाथों की मुट्ठियां टाइट थी और वो भी बहुत गुस्सा थे। विंग जिसने वांगजी के फेस को हाथ लगाया, तब जाकर कहीं वांगजी ने खुद को काम करके विंग की तरफ देखा। अर्घा प्लीज मुझे और युवान को उनके पास मत भेजना, मैं भाग ना पाऊँ, इसलिए उन्होंने आयरन रॉड से मेरे पैरों को बहुत बुरी तरीके से हिट किया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। प्लीज अर्घा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से युवान को लेकर, पर मुझे उनके हवाले मत करना। वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने सबको मार दिया, मेरे मॉम को, डैड को, मेरी शीजे को। अब मेरे पास बस युवान बचा हुआ है। प्लीज अर्घा, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, उनके पास नहीं जाना मुझे। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, पर मुझे और युवान को उनके पास मत भेजना, वरना इस बार वो मुझे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर युवान के साथ भी बहुत बुरा करेंगे। वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हैं। उन्होंने सिर्फ मुझे मारा ही नहीं, मेरे साथ टॉर्चर ही नहीं किया, बल्कि वो मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश कर रहे थे। वो भी युवान के सामने। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने फिर से भागने की कोशिश की तो वो मुझे बर्बाद कर देंगे, युवान को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर देंगे और मेरे दोनों पैर काट के जिंदगी भर मुझे अपना गुलाम बनाएंगे और फिर मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कर सकते हैं। प्लीज अर्घा, मुझे उनके पास नहीं जाना। अब तो मैंने सब कुछ बता दिया ना आपको। अब नहीं भेजोगे ना आप मुझे उनके पास, नहीं जाओगे ना युवान को लेकर उनके पास। प्लीज अर्घा, आई बेग यू, ऐसा मत करना। आप नहीं चाहते ना कि मैं यहाँ से जाऊँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। युवान की कसम, मैं मेंशन से बाहर कदम भी नहीं रखूंगा, जिंदगी भर आपका सर्वेंट बन के रहूंगा। पर प्लीज अर्घा, एटलीस्ट युवान को तो भी प्रोटेक्ट कर लो, वो बच्चा है। एक टाइट ग्रिप और विंग पूरी तरीके से वांगजी की बाहों में समाया हुआ था। वही उसके शोल्डर पर एक हाथ जहाँ सिचैन का था, वही दूसरा कुरैन का, और वांगजी ने उसे टाइटली होल्ड करके रखा था। विंग बेटा डरो मत, कोई तुम्हें कहीं नहीं भेजेगा,
हम बस तुम्हारा सच जानना चाहते थे, इसीलिए उसने बस तुम्हें डराया है। वो तुम्हें अपने आप से अलग करने का ख्याल तक अपने दिल में नहीं ला सकता। कुरैन, जिनकी ये बात सुनकर विंग अपना हेड थोड़ा सा ऊपर करके कुरैन की तरफ देख रहा था। सिचैन, जिनका हाथ विंग के चीक पर था और वो विंग के टीयर्स को प्यार से रब कर रहे थे। विंग, डरो मत। अब जब हमें सब कुछ पता चल चुका है तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात युआन की, तो युआन को भी कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे साथ लैंस है और हमारे सामने जिन कॉरपोरेशन कुछ भी नहीं है। वैसे भी युआन से हम तीनों ने प्रॉमिस किया था कि हम उसके शियान को और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो अब हम वो वादा कंप्लीट करेंगे। विंग जब ये सिचैन की बात सुनता है वो थोड़ा रिलीफ तो हो चुका था, क्योंकि अब उसे कहीं ना कहीं ये श्योरिटी मिल चुकी थी कि ये लोग एटलीस्ट उसका बुरा नहीं चाहते और ना ही ये लोग उसे फिर से उस हेल में भेजेंगे। तो वो बस नोट करता है। विंग जो अभी भी वांग जी की बाहों में था और वो अभी भी सिसक रहा था। विंग जो अपनी बॉडी पर टाइट ग्रिप वांग जी की ही फील कर रहा था, तो वो अपने हेड को ऊपर करके वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी, जिसने जब विंग को अपनी तरफ देखते हुए देखा तब वो बस एक डीप ब्रीथ लेता है। वो विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसे वैसे ही अपनी बाहों में होल्ड करके उठा लेता है। सिचैन और कुरैन भी उठ चुके थे, क्योंकि अब तक वो तीनों फ्लोर पर ही बैठे हुए थे। विंग जो कुछ भी समझ नहीं पाया था क्योंकि वांग जी ने उसे उठाया क्यों, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वांग जी उसे होल्ड करके सीधा उस रूम से बाहर आ चुका था। इनफैक्ट वो विंग को अपने रूम की तरफ लेके जा रहा था। वही सिचैन और कुरैन, जिन्होंने उन दोनों को अकेला छोड़ना ही सही समझा, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों तो वांग जी की फीलिंग्स के बारे में जानते थे ना। और वैसे भी वांग जी खुद भी कितना हर्ट है ये बात सिचैन और कुरैन समझ चुके थे। विंग को दर्द में देखकर वांग जी भी दर्द में तड़प रहा था। उसकी वो सारी बातें कहीं ना कहीं वांग जी के दिल को चीर कर रख रही थी और इस वक्त उसे बस अपनी विंग की ही ज़रूरत थी और विंग को भी इस वक्त वांग जी के ही कंफर्ट की ज़रूरत थी। ये बात भले ही विंग अभी समझ नहीं पाया था, पर सिचैन और कुरैन समझ चुके थे। तो उन्होंने उन दोनों को अकेला छोड़कर युआन की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, जो फिलहाल हॉल में खेल रहा था। उस बच्चे के साथ भी क्या कुछ नहीं हुआ था ना। इतनी कम एज में इतना ज़्यादा ट्रॉमा, ये बहुत वर्स्ट था। इसीलिए उन्हें उस बच्चे पर भी आज थोड़ा वरीड भी फील हो रहा था और साथ ही बुरा भी लग रहा था। वो दोनों युवान के पास गए और उसके साथ खेलने लगे, पर उन दोनों के फेस पर आज उदासी थी। युवान बच्चा था, क्या ही समझ पाता, तो वो इनके साथ हैप्पीली खेलने लगा। वही विंग जो फिलहाल वांग जी के साथ उसके रूम में था। वांग जी ने रूम के डोर को लॉक किया और विंग को बेड पर लेटा दिया। वांग जी ने विंग को अपने ही सपोर्ट से बेड पर एक तरीके से बिठाया था, मतलब विंग उसकी लैप में था, वही विंग का हेड उसके चेस्ट पर था और वांग जी खुद बेड पर लीन होकर बैठा हुआ था। वांग जी ने एक पानी का ग्लास लिया और विंग को पानी पिलाया। विंग ने भी चुपचाप पानी पी लिया। वांग जी ने विंग को अपने चेस्ट पर ही एक तरीके से सुला लिया और वो खुद भी धीरे धीरे बेड पर लेट गया। वांग जी ने विंग की तरफ एक नज़र देखा जो उसे ही कंफ्यूजिंगली देख रहा था। वांग जी ने एक ब्रोकन स्माइल के साथ विंग की तरफ देखा। तुम्हारी रियल एज क्या है विंग? मैं 1 मंथ बाद 18 का कंप्लीट होने वाला हूँ। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसने विंग के हेड को फिर से अपने चेस्ट पर रखाया और उसे सहलाते हुए कहा, मतलब मेरे पास 1 मंथ है। ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो गया, पर वो अपना हेड मूव नहीं कर पाया क्योंकि वांग जी की पकड़ उसके हेड पर थोड़ी टाइट थी। आई प्रॉमिस यू 1 मंथ में जिंगलिंग को उसका हक मिलेगा और तुम्हें तुम्हारा। जिंगलिंग जीन्स का हायर है ना, तो उसे वो सारी प्रॉपर्टी भी मिलेगी और रिस्पेक्ट भी। वही तुम्हें तुम्हारा जियांग कॉरपोरेशन वापस मिलेगा। और रही बात जिन जीशुआन और उसकी गर्लफ्रेंड उस सीसी की, तो उन्हें मिलेगी उनके कर्मों की सजा। इन 30 दिनों में उस जानवर के गले में पट्टा डालकर उसे घसीटकर तुम्हारे कदमों में फेंक कर तुमसे माफी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी
लान वांगजी नहीं, उसने उस इंसान को दर्द दिया है जो इंसान इस लान वांगजी के लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस बन चुका है। डोंट वरी माय लव, उसे इतना तड़पाऊंगा ना कि वो खुद मौत की और रहम की भीख मांगेगा। जैसे तुम उसके सामने युआन के लिए गिड़गिड़ाए हो ना, उसी तरीके से वो मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगेगा। बहुत मज़ा आता है ना उसे दूसरों को दर्द में देखने के बाद। अब वही मज़ा मैं भी फील करूँगा जब वो मेरे सामने दर्द में तड़पेगा। बस तब तक एक रिक्वेस्ट है मेरी, तुम और युआन मेंशन से बाहर नहीं निकलोगे। विंग, जिसने वांगजी की सारी बातें सुनी थी, लास्ट बात पर उसने अपने हेड को मूव किया और वो वांगजी की तरफ देखने लगा। मैं जानता हूँ विंग, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। तुम भी अब तक समझ चुके हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। मेरी फीलिंग्स अवे नहीं है विंग, मैं तुमसे अपने सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तुम्हारे पास और मेरे पास, हम दोनों के पास 30 डेज है। इन 30 डेज में मेरे सामने 2 टास्क है। फर्स्ट, मुझे तुम्हें और युआन को तुम्हारे रियल राइट्स दिलाने हैं और उन दोनों को सज़ा। वही इन 30 दिनों में मैं तुम्हें परस्यू करने की कोशिश करूँगा, वो हर मुमकिन कोशिश जिससे तुम मुझ पर यकीन कर पाओ और मुझे मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर पाओ। 30 दिन बाद तुम फैसला लेना। अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स 1% भी सच्चे लगे और 1% भी तुम्हें लगा कि तुम मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो या फिर तुम मुझे चांस दे सकते हो या देना चाहते हो, तो तुम मुझे बताओगे। तुम्हारा जो भी फैसला होगा उस वक्त वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। और रही बात युआन की, तो अगर तुम मेरे साथ रहने का डिसीजन लोगे तो मैं युआन को अडॉप्ट कर दूंगा और वो हमारा बेटा कहलाएगा, लान वांगजी और जियांग वुशियान का बेटा। और अगर मैंने मना कर दिया तो? वांगजी जैसे ही ये बात विंग के मुंह से सुना था, उसकी पकड़ तुरंत ही विंग की बॉडी पर कस चुकी थी, क्योंकि वो ऐसा होने दे ही नहीं सकता। पर फिर भी उसने एक डीप ब्रीथ ली। उसने विंग के हेयर्स को उसके फोरहेड से दूर किया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, यू नो व्हाट माय लव, लैंस एक ही बार प्यार करते हैं और उसी इंसान से शादी करते हैं। मैंने प्यार कर लिया, अब शादी करनी है या नहीं ये डिसीजन तुम्हारा होगा। ये मत समझो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो तुम पे एहसान गिनाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा माय लव। तुम अगर चाहोगे तो तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी और मेरी शादी होगी, अगर नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं, मैं जिंदगी भर भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और अगर तुम फ्यूचर में किसी और को सच्चे दिल से प्यार करने लगे तो एज अ फ्रेंड मैं हमेशा तुम्हारी लाइफ में रहूँगा। ऑनेस्टली कहो तो मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊँगा। अब तक बहुत कुछ सहा है ना, आगे से कुछ भी तुम्हें सहने नहीं दूंगा। तुम्हारा साया बनके हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। तुम्हारे साथ नहीं रह सका तो क्या हुआ, तुम्हारे आसपास हमेशा रहूँगा। शायद ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, तो तुम्हें किसी और के साथ देखना टू बी ऑनेस्ट ये हार्ड होगा, शायद बहुत दर्द भी होगा। इनफैक्ट अभी से वो सोचकर डर लग रहा है। पर मैं तुम्हें कैद नहीं करूँगा, ना ही फोर्स करूँगा तुम्हें, ठीक है ना। ये दर्द सिर्फ एक तरफा रहेगा। तुम तो खुश रहोगे ना, तुम अपनी लाइफ में खुशियाँ डिजर्व करते हो और उन खुशियों के लिए अगर मुझे तुम्हारे थोड़ा दूर जाना पड़ा तो ठीक है ना, इट्स ओके। विंग क्लियरली ये देख सकता था कि वांगजी जब ये बोल रहा है तो उसे दर्द हो रहा है। ऑब्वियसली उसके फेस के वो पेनफुल और सैड एक्सप्रेशन से विंग भी अनजान नहीं था। पर इसकी ज़रूरत नहीं है अर्ग, आपको मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान बहुत खतरनाक है। तुमने अभी तक अपने अर्ग की रियल साइड नहीं देखी ना विंग, इसलिए ये सब कुछ बोल रहे हो। तुम्हारा अर्ग उससे भी बड़ा जानवर है, पर उसमें और मुझ में बस एक ही फ़र्क है, मुझे अपनी हदें पता है
और एक बात कहूँ, उसे तो जानवर कहना भी गलत होगा, क्योंकि जानवर भी अपनी फैमिली पर अटैक नहीं करता। वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट ही करता है और दूसरों पर अटैक करता है। उसे तो किसी से भी कोई लेना देना है ऐसा मुझे नहीं लगता। जो अपने ही खून पर रहम नहीं कर सकता, उसे दूसरों की क्या ही फिक्र होगी। पर मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना आता है। मेरे लिए तुम युआन बिल्कुल वैसे ही हो जैसे सिचेंग और अंकल है। जैसे वो मेरी फैमिली है, तुम भी मेरी फैमिली हो। और मैं अपनी फैमिली को हर वक्त डर के खौफ में जीते नहीं देख सकता। आज उस इंसान को देखकर जिस तरीके से तुम डरे थे, मैं हमेशा तो तुम्हें वैसे डरते हुए नहीं छोड़ सकता ना। अगर कभी फ्यूचर में उसे तुम्हारा या युआन का पता चल गया तो वो तुम दोनों को फिर से कैद कर सकता है, और इस बार वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता। तो बेटर होगा कि वो मुझ पर खतरा बने इससे पहले मैं ही उसे बर्बाद कर दूं। इससे मेरी फैमिली भी सेफ हो जाएगी और तुम्हारे अंदर का डर भी निकल जाएगा। अर्ग, क्या सच में ये इतना आसान होगा? क्योंकि मैं खुद पिछले कई सालों से इस बात की कोशिश कर रहा हूँ, पर हमेशा वो मुझे बीट करते हैं। अर्ग, वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बहुत बुरे हैं। उन्होंने मुझे बहुत मारा है, बहुत दर्द दिया है। आप जानते हो अर्ग, मैं अगर छोटी सी भी गलती करता ना तो वो मुझे हंटर से और बेल्ट से मारते थे। एक बार उन्होंने मेरे हाथों को उबलते पानी में डाल दिया था। हमेशा मुझे युआन के नाम से वो धमकाते रहते हैं। उन्होंने युआन को भी अनाथ कर दिया और मुझसे भी मेरे पेरेंट्स को छीन लिया। तो अब तुम्हारे अर्ग उससे उसकी एक एक चीज छीनेंगे और लास्ट में उसकी सांसें। बस तुम अब देखो तुम्हारे अर्ग क्या करते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ माय लव, और मैं करके दिखाऊंगा। मेरे प्यार को उसने जितना दर्द दिया है ना, विद इंटरेस्ट उसे वापस दूंगा मैं। और तुम देखोगे। तुम अब बस इस बात की लिस्ट बनाओ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। आई स्वे उसके साथ उतना ही क्रूअल और ब्रूटल रहूंगा मैं। उसने तुम्हारे हाथ गर्म पानी में डाले थे ना, हम उसे एसिड में डालेंगे। चलो अब वो सब भूल जाओ और बस अब अपने अर्ग के बारे में सोचो। ये सोचो कि क्या तुम अपने अर्ग को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहोगी या नहीं। पर फिलहाल ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, अभी सो जाओ। तुम्हारे अर्ग है ना, वो सब संभालेंगे। बस ट्रस्ट करो और सुकून से सो जाओ। वांग जी जो विंग के हेड को पैट करने लगा था और उसे सुलाने लगा था, वही विंग जो फिर से सिसकने लगा था पुरानी बातों को याद करके, वो धीरे धीरे वांग जी के उस वार्मथ में, कंफर्ट में कहीं ना कहीं मेल्ट हो चुका था। बहुत रोया था, बहुत कुछ याद आया था, तो बहुत दर्द भी हुआ था। और अब जाकर जब उसे वो वार्मथ मिली तो वो धीरे धीरे सोने लगा। फाइनली विंग वांग जी के ऊपर ही सो चुका था। वही वांग जी जो सोया नहीं था, बस विंग को सुला रहा था। उसकी खुद की आंखों में खून था और वो सोच रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, कैसे वो उस जिनजीशुआन को अर्थ पर ही हेल दिखाएगा, कैसे वो उसे अपने सामने झुकाएगा और विंग के कदमों में डालेगा। इसी बारे में वांग जी सोच रहा था। वही विंग उसकी बाहों में कंफर्टेबली सो चुका था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.